बात ध्यान रखना, क्या कि कंसिस्टेंसी के साथ प्रतिदिन मेहनत करते रहना, ठीक है ना। यहां पर तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको डिमोटिवेट करने वाले, तरह तरह की बातें करेंगे, पर आप अपने चीजों से बहुत परिचित हो कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या करना है और किस तरीके से जंग लड़ना है, मेहनत करना है। ये 2024 बोर्ड एग्जाम की लड़ाई सिर्फ 12th की लड़ाई नहीं है, ये आपकी जिंदगी की लड़ाई है बच्चों। आपको भी बहुत ऊपर जाना है, बहुत आगे जाना है, तरह तरह, क्योंकि मैं साहित्य की अब बात करने जा रहा हूं। तो साहित्य की बात में ये पहली बात, मैं आपको प्रतिदिन आपके अंदर ना आग लगाते रहूंगा, मोटिवेशन देते रहूंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 12th पास करना बड़ी बात नहीं है, जिंदगी की लड़ाइयों को पास करना सबसे बड़ी बात होगी। जिंदगी में तरह तरह की चीजें आएंगी, तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें, तरह तरह की समस्याएं, लेकिन उन सभी तरह तरह की समस्याओं से सामना करने वाला अकेला व्यक्ति वो आप होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, सारी दुनिया एक तरफ, आप अकेले एक तरफ। जितना आपको है, कैसे जीतोगे, कैसे लड़ोगे, ये तुम तय करोगे, समय के साथ सब कुछ होगा। ऑल द वेरी बेस्ट साथियों, आज हम लोग चलने वाले हैं बातचीत पाठ की तरफ, जिसकी रचना करने वाले सुप्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है जी बच्चों, हाँ, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य की तैयारी में बार भर की भी कमी नहीं होगा ना, तो आप सागर में हो, जितना डुबकी लगाना है लगा लेना, ये आपके ऊपर मैं पहले भी छोड़ दिया था। बातचीत जिसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं, और इस पाठ के माध्यम से मैं कभी भी कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उद्देश्य बताऊंगा कि इस पाठ को आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है पढ़कर, क्या चीजें हैं इसके अंदर, निष्कर्ष और उद्देश्य। तो बच्चों, शीर्षक, ये शीर्षक जो आप देख रहे हैं ना, बातचीत, मतलब एक सारी लेखनी का, पूरे निबंध का, कहानी का, जो भी है, कविता हो, कुछ भी हो, मूल जो बात होता है ना, वो शीर्षक से ही सब कुछ पता चल जाता है। तो जैसे मूवी के नाम से पूरी मूवी की कल्पना हल्का फुल्का किया जा सकता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, मूवी के नाम से पूरी मूवी की कल्पना की जा सकती है, शीर्षक के नाम से पूरे चैप्टर की कल्पना की जा सकती है कि इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, संभावना। तो बातचीत के अंदर बातचीत से रिलेटेड होगा। बालकृष्ण भट्ट जी इस पाठ की रचना किए हैं, और मैं आपको बता दूं कि यह जो चैप्टर है साथियों, इसकी जो विधा है वो है निबंध, ये ललित निबंध है। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछता है बार बार कि बातचीत पाठ की विधा क्या है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं, ये सारी चीजें देगा, आत्मकथा, कुछ भी जोड़ देगा 4 ऑप्शन में, लेकिन आपको ध्यान रखना निबंध, ललित निबंध है ये, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और आज हम लोग बच्चों इनका लेखक परिचय करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये दिखाई दे नहीं रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा ना, ये दिखाई नहीं दे रहा ना बच्चों? एक सेकंड, क्या कहानी है सर? कैसे होगा सर? हाँ, अब तो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। क्या टेंशन मत लेना, मैं जो लिखूंगा वही दिखेगा आपको, तो आपको उससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ठीक है जी, अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा सब। चलो बच्चों, हम लिखते हैं, आप देखने जाना। थोड़ी सी आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना, आज के लिए बस क्षमा चाहता हूँ। अगली पीपीटी आपको बहुत शानदार मिलेगी। थोड़ा बहुत जो भी शकल दिख रहा होगा बालकृष्ण भट्ट जी का, देख ले जाइए। और इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था, 23 जून 1844 को जन्म, और इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1914 को। लेखक परिचय से आज हम लोग लेखक परिचय ही करेंगे, फिर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो लेखक परिचय से ये क्वेश्चन आता है कि फलाना लेखक का, फलाना कवि का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ था। तो कई बार ना सिर्फ ईयर पूछ लेता है, कई बार सिर्फ ईयर यानी वर्ष पूछता है, और कई बार पूरा दिनांक पूछता है। तो आप ना, आपको हिंट के लिए एक ट्रिक हम बनाए थे कि बाल की चाल जून से बस जुलाई तक, बाल की चाल, बाल की चाल जून से बस जुलाई तक, मतलब ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, ये बस हेल्प करेगा। ट्रिक 100% कभी कभी नहीं लगता है, कभी कभी ही लगता है 100%, नहीं तो आपको एक सहारा देता है, हेल्प करता है। तो बाल से आप क्या समझ रहे हो? बालकृष्ण भट्ट। अब चाल जो है ना, ये आपको हेल्प कर रहा है, 44 और 14 के उच्चारण को मैच करा रहा है, चाल। तो चाल समझ ही रहे हो, 44, तो थोड़ा बहुत तो मैच कर रहा होगा ना जी। वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जून से, यानी कि इनका जन्म जून में हुआ, से बस से 20 जुलाई तक इनका वो रहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय रहा वो यही है। 23 जून 1844 को जन्म हुआ, ये धरती पर आए, दुनिया देखा इन्होंने, और ऐसा पढ़ाई किया, ऐसा इन्होंने तप किया, मेहनत किया, कि आज इनके जाने के बाद भी 2024 में आप और हम इन्हें पढ़ रहे हैं। अब बताइए, ये इनकी मृत्यु हो गई कि ये अमर हो गए? अब हम लोग अपने शब्दों में इनको क्या कहेंगे, ये मर गए कि अमर हो गए? अमर हो गए। 1914 में ही इनका देहांत हुआ बच्चों, निधन हो गया, यानी इनका शरीर मृत हो गया। पर इनकी कृति मलिक मोहम्मद जायसी जी के शब्दों में कहा जाए तो क्या था? धनी सो पुरुष, सुनो थे ना आप लोग, सुने थे ना ये वाला, जिसमें एक पंक्ति थी कि फूल मरे पे मरे ना बासु,
पुष्प भले ही मुरझा जाता है लेकिन उसका सुगंध हमेशा व्याप्त रहता है। तो इंसान का शरीर भले ही मृत हो जाए लेकिन उसकी कृति, उसका कर्म उसके साथ रहता है और वही उसे अमर बनाती है। तो बालकृष्ण भट्ट जी बच्चों निवास स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की मिट्टी से थे, इलाहाबाद में इनका निवास स्थान था। ये क्वेश्चन रगड़ के पूछा है, क्या याद रखना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था। तुम सभी कोई लिखते चलो चैट सेक्शन में, शॉर्टकट में तो जरूर लिख दो कि यूपी से हैं। कहां से है? यूपी से। भले आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के कंटेंट पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हैं यूपी के व्यक्ति को। ये यूपी में इनका निवास स्थान था। माता जी का नाम था बच्चों इनकी पार्वती देवी। पार्वती, सॉरी मैं ये काट रहा हूँ, ये कैसे हटेगा सर? ये भी नहीं हट रहा है, तो नीचे करूँगा तो ये एनोटेशन चल रहा है, और इनको हटाऊंगा तो ये हटेगा, है ना? नहीं हट रहा है। थोड़ा सा पॉज करिए ना सर, 1 सेकंड के लिए बस। ये कहाँ से हटेगा जी सर? तो ये हट क्यों नहीं रहा है? अभी जाके हटे इधर से। बच्चों, हाँ, पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट, माताजी का नाम क्या था? पार्वती देवी। इनके माताजी का नाम था पार्वती देवी, मैं पहले भी पढ़ा दिया हूं तो बहुत बच्चों को ये याद होगा सब। और पिताजी का नाम था इनका बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। यही तो लेखक का परिचय है, परिचय में तो आप यही देखेंगे ना। ठीक है, अब देखिए, पिताजी इनके व्यापारी थे और सुसंस्कृत, माताजी जो थी सुसंस्कृत महिला थी, बड़े संस्कारी थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन पे अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी उनके मन में। माता का काम होता है, जब आप किसी भी काम से भागते हो ना, तो आपके अंदर पूरी जागृति लाना, उत्साह लाना, और पिताजी हौसले बुलंद करते हैं। अक्सर उत्साह तो पिता भी लाते हैं। जब माँ दुनिया है तो पिता अंबर है, ये बात ध्यान रखना है। सिर्फ चर्चा माँ की नहीं, पिता की भी होनी चाहिए। अगर माताजी दुनिया है तो पिता भी अंबर है, ये भूलना मत कभी। जब भी कभी मौका मिले माँ पर कहने का, तो एक पंक्ति ये बात जरूर रखना कि माँ अगर दुनिया है तो पिता भी अंबर है। सिर्फ एक से नहीं चल सकता। ठीक है बच्चों, हाँ, बहुत बढ़िया। तो पार्वती देवी जी इनकी माता जी हैं और बेनी प्रसाद भट्ट जी पिताजी हैं, और पिताजी एक व्यापारी थे और माता जी एक हाउस वाइफ थी, गृहिणी थी। और बालकृष्ण भट्ट जी के मन में अध्ययन के प्रति रुचि लगाना सब कुछ इनके में हुआ है, मतलब इनके सानिध्य में कह सकते हैं सर। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। ये कौन? बालकृष्ण भट्ट जी संस्कृत विषय के जानकार थे, अध्ययन करते थे। और 1867 में ये कहाँ थे बच्चों? मिशन स्कूल। अब आपसे पूछेगा मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा इन्होंने कब दिया था? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 1867 में। और ये कहां के? तो प्रयाग, प्रयाग के, जिसका नाम प्रयागराज आप जानते ही हैं, प्रयागराज में प्रयाग है ना सर? और वहीं पे बच्चों मिशन स्कूल है। और इस स्कूल की एंट्रेंस परीक्षा इन्होंने कब दी थी? 1867 में। ये सारे पॉइंट आप जरूर नोट करते चलिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे देख लीजिए, जब एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने दिया, पास कर गए, अब ये अध्यापन का काम करने लगे। तो अब एक सवाल बनता है कि प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट ने कब से कब तक अध्यापन का कार्य किया? तो 1869 से 75 तक, 1869 से लेके 1875 तक मिशन स्कूल में इन्होंने क्या काम करा बच्चों? अध्यापन का कार्य इन्होंने करा। समय पूछेगा आपसे, अगर पूछ दिया बोर्ड एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव के रूप में। और ये सारे क्वेश्चन लेखक और कवि का परिचय से हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में ये प्रयाग में ही एक स्कूल था, सीएवी स्कूल, उसमें संस्कृत का अध्यापन कराया इन्होंने। सीएवी स्कूल में ये क्या करे बच्चों? संस्कृत विषय पढ़ाया। क्या? संस्कृत। तो विषय भी पूछा जा सकता है आपसे कि प्रयाग के सीएवी स्कूल में 1885 में बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा विषय का अध्यापन कराया। अब इसी को पूछने का तरीका, सब कुछ बता देगा, ईयर गायब कर देगा, वर्ष गायब कर देगा, सब कुछ बता देगा, स्कूल गायब कर देगा, सब कुछ बता देगा, जगह गायब कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहां के सीएवी स्कूल? तो प्रयाग के। ठीक है, उसके बाद 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में पुनः नियुक्त हुए। कहां पे? प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में। कब? 1888 में। 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। समझ गए सभी कोई? बोलो सभी कोई, हाँ या ना? ये इनका जो व्यक्तित्व था ना, बड़ा उग्र किस्म के व्यक्ति थे, बहुत उग्र व्यक्ति थे। इनका स्वभाव ही वैसा था, थोड़ा चिड़चिड़ेपन थे, उग्रता ज्यादा थी, अलग लेवल के व्यक्ति थे। ये कहीं भी जाते थे ना, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे, नौकरी इनको छोड़नी पड़ गई थी। क्योंकि आप कभी भी कहीं भी काम करते हैं ना, तो आपके अभिमान को डाउन रखना पड़ेगा, ईगो को, एटीट्यूड को डाउन रखना पड़ेगा। अब आपका स्वभाव ऐसा है तो स्वभाव में या तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो चीज को छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं सभी कोई? तो ये वही व्यक्ति तो इनका रहा। ये उग्र स्वभाव के कारण थे, इसी वजह से इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। तो नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी? उग्र व्यवहार था इनका, स्वभाव इनका उग्र था, इसी वजह से नौकरी छोड़ना पड़ा था बच्चों। आगे देख लीजिए, अब जब नौकरी छोड़ दिए ना, तब से अब आ गए कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। इनकम का स्रोत, जब रुपया पैसा नहीं आएगा, पूंजी नहीं आएगा, तो आपके घर परिवार कैसे चलेंगे बताइए?
घर परिवार कैसे चलेंगे वह, और ऊपर से घर में कलह की स्थिति भी थी, घर में बराबर कलह होते थे, पैसे तो चाहिए। तब इन्होंने लेखन का कार्य स्टार्ट किया। समझ गए बच्चों? समझ गए सभी कोई? बोलो हाँ या ना। ओए हीरो, हाँ बहुत बढ़िया। मैं क्या बताया, घर में कलह की स्थिति थी, नौकरी छोड़ दिए। घर वाले कहेंगे बाबू आप कमा कहिया ले माई बाबू के पैसा पर राजपाट चली। और वैसे भी आप भी जब बड़े हो जाओगे ना तो एक समय तक आप अपने पेरेंट्स से पैसा लेना ठीक लगेगा, लेकिन एक समय जब ऐसा आएगा ना कि आपको ना मांगना बड़ा ये लगेगा, तो उस समय से हर व्यक्ति सोचने लगता है कि कम से कम मेरा पैकेट खर्च निकले। तो बच्चे ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, कुछ बच्चे मजबूरी में ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, कुछ बच्चे अपने खर्च के लिए कि मुझे कम से कम इन छोटे मोटे खर्चों के लिए मम्मी पापा से न मांगना पड़े। होता है कि नहीं होता ऐसा? हाँ या ना? होता है, होता ही है। एक समय तक आप मांगोगे छोटी छोटी चीजों के लिए, आपको खुद बुरा लगेगा, अंदर से अजीब सा फील आएगा, और फिर आप मेहनत करोगे कि यार मुझे तो अब जल्दी सेट होना है, क्योंकि अब तक हमारे माता पिता ने हमें चलाया, लेकिन अब हमारे कंधे बड़े हुए और कंधों पे जिम्मेवारी उठाओ कि अब हम माता पिता को और परिवार को लेके चलेंगे। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्य संस्कृत ये संस्कार सिखाता है। संस्कार यही है। आपने एक मोटिवेशन की लाइन जरूर सुनी होगी कि रफ कॉपी को लोग वैल्यू नहीं करते, लेकिन रफ कॉपी ऐसा कॉपी होता है जो सारे विषयों का भार उठाता है। सारे विषय का भार वही उठाता है। फेयर तो फेयर ही है, जो अच्छा है वो तो अच्छा ही है, लेकिन रफ में फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, सब तो सभी सब्जेक्ट का भार उठाने वाला एकमात्र व्यक्ति आप होंगे। आप चाहेंगे कि मैं अब पैसा कमाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, कि मैं अपने घर परिवार चला सकूं, जरूरतमंदों को हेल्प कर सकूं जितना हो पाए। तो भाई लेखन कार्य पे इनको फिर आना पड़ा, तब से ये लेखनी प्रारंभ कर दिए। बालकृष्ण भट्ट जी, घर में कलह की स्थिति रही थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए पिताजी की मृत्यु हो गई, पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। जब एक परिवार में एक पिताजी, या तो पिताजी 2-3 भाई हो या पिताजी के 2-3 बेटे हो, तो आज कल क्या स्थिति है कि सगरे देखा एके लेखा, सगरे देखा एके लेखा। हर परिवार की एक ही स्थिति बनी हुई है कि अगर पिताजी 2-3 भाई हैं या पिताजी के बेटे 2-3 हैं, तो पिताजी के जाने के बाद संपत्ति को लेकर के लड़ाई चल ही रही है। और शानदार बात यह है बच्चों की, सब कुछ यही रह जाएगा। बंद मुट्ठी आए थे, खाली करके जाएंगे, बिन कोई संदेश दिए वापस हम लौट जाएंगे। हाँ, ये बात पता है सभी को? जब जन्म हुआ होगा तो मुट्ठी बंद होगा, मृत्यु के दौरान खुल जाता है। सब कुछ यही छोड़ के जाना है, बिना संदेश दिए। किसी को बता के नहीं जाओगे, ऐसे ही निपट जाओगे कभी भी कोई भी हो। तो यहां पर है कि पिताजी के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने की कलह आ गई, घर में कलह आ गया उसी पर कि ये संपत्ति कौन संभालेगा, किसका होगा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। त्याग की भावना रखने वाला हमेशा दुनिया को जीतता है। इनके अंदर त्याग की भावना थी। पैतृक संपत्ति को त्याग कर, छोड़कर, मतलब छोड़ दिया, छोड़कर घोर आर्थिक संकटों से जूझते हुए अपने काम के प्रति इन्होंने अपने आप को समर्पित किया, साहित्य के प्रति, क्योंकि ये लेखन कार्य में आ गए थे। समझ रहे हो? अब सुधीर कुमार जी हमको मैडम लिख रहे हैं, सर बताइए। एक ज्योति कुमारी है, हमको मैडम लिख रही है, सर लिख रही है जी मैडम, जी मैम। देखिए मैम आ रहा है। अब आपको हम किस नजरिए से दिख रहे हैं कि हम मैम हैं? चलिए, हमें बेहद अफसोस जताना पड़ रहा है लव यू मैम। हाँ, मैम को ही लव यू बोलना, सर को थोड़ी लव यू बोलोगे देख रहे सर, लव यू मैम लिख रहा है सर मजाक कर रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है भाई, मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ, मैं कहाँ सीरियस हो रहा हूँ। सीरियस लोग अस्पतालों में पाए जाते हैं, क्लासरूम और स्टूडियो में नहीं, ठीक है ना। चलो बच्चों आगे चलते हैं फिर। अब जो बातें आ गई, बड़ी शानदार पंक्ति आ गई कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आप सभी को जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। इन्हीं के नाम को लेकर के एक युग बना था। युग पर मैं आपको बताऊंगा, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा बताऊंगा। अगर एक सवाल पूछा जाए कि बाल कृष्ण भट्ट जी किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे? भारतेंदु युग के। और हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में इन्होंने, कब? 1877 में एक मासिक पत्रिका जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप का। कब? 1877 में। और इसे 33 वर्षों तक चलाया इन्होंने। कब तक? 33 वर्षों तक चलाया गया। तो हिंदी प्रदीप जो कि 1877 में संपादित की गई थी, और किस सभा के तहत? हिंदी वर्धिनी सभा के तहत। और 33 वर्षों तक इसको चलाया गया बच्चों, ध्यान रखिएगा सभी कोई, ठीक है। अब आता है एक रचना इनका, लाला श्रीनिवास दास जी का। लाला श्रीनिवास दास जी की रचना आती है, जिस रचना की नाम है बच्चों संयोगिता स्वयंवर। क्या नाम है? संयोगिता स्वयंवर। तो कई बच्चे समझते हैं ना कि बातचीत पाठ का क्वेश्चन है तो ये बालकृष्ण भट्ट जी लिखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बातचीत पाठ के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, लेकिन संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है बच्चों? लाला श्रीनिवास दास जी। ये याद रखिएगा आप सभी को ही। और ये 1886 में इन्होंने क्या किया था? बालकृष्ण भट्ट जी बड़े आलोचक भी थे, गजब के आलोचक थे। लाला श्रीनिवास दास जी ने संयोगिता स्वयंवर लिख दिया और बालकृष्ण भट्ट जी उठे और क्या किया? 1886 में रगड़ के इसकी कठोर आलोचना कर दी।
रगड़ के आलोचना करी इनकी रचना को। कब? 1886 में। पर आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो ये बनता है कि संयुक्ता स्वयंवर किनकी रचना है। तो 1886 में इन्होंने रगड़ के इनका वो कर दिया, क्या कर दिया भाई? आलोचना कर दिया। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी में इनको आमंत्रित किया गया, किंतु अच्छा व्यवहार नहीं रहा तो ये अलग हो गए। आप जानते हैं कि ये उग्र व्यवहार के थे, इनका सबके साथ पटता नहीं था, इस वजह से ये अलग हो गए। इनकी रचनाएं बच्चों बहुत शानदार है। उपन्यास है इनके जिनका नाम है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, ये जितने भी चीजें देख रही हैं बच्चों ये सब उनकी रचना है और ये आपको मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा। तो रचना तो आप याद रख सकते हो। इनके निबंध 1000 से भी, लगभग 1000 के आसपास इनके निबंध थे। बालकृष्ण भट्ट जी के जो निबंध थे बच्चों लगभग कितने संख्या में थे? 1000 के आसपास, जिसमें से 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत शानदार था, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण था। समझ गए सभी बच्चे? बोलो हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है बच्चों, यहां पर बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना है बातचीत, उसमें उनका हम लोग जीवन परिचय समझ लिए जो आपके सिलेबस से संबंधित है। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे अगले क्लास में, यानी कि कल हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन अलग अंदाज में, बहुत मजेदार तरीके से, ताकि मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रटने की जरूरत ना पड़े। थोड़ा बहुत अगर याद करने की जरूरत पड़ता है तो ये सब याद तो करना पड़ेगा। लेखक का परिचय चैप्टर के अंदर से तो मैं गारंटी लिख दूंगा, आपके पेपर पे सिग्नेचर कर दूंगा, बॉन्ड पेपर पे, कोर्ट पेपर पे, कि अगर आप अच्छे से सुन लेंगे लेक्चर को तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज का सेशन समाप्त हुआ, क्योंकि बेवजह सेशन को लंबा करने से कोई मतलब नहीं बनेगा। चैप्टर लेखक का परिचय हो गया। कभी भी जब आप रिवीजन करना चाहें तो बहुत कम समय में अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्द इसका पीडीएफ भी अपडेट कर देंगे हम। मिलते हैं फिर कल, सभी को जुड़ना। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय, टेक केयर बच्चों, गुड नाइट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मन लगा के पढ़ाई करते रहो। माता पिता बड़ों का आदर करते रहो, अच्छे संस्कार लेते रहो, साहित्य पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कार का होना बहुत जरूरी है। चलिए, ओके जी, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।